अब तो मान लीजिए आचार्य जी, तो हार मान लेनी चाहिए। अभी भी क्यों कांग्रेस और एनसीपी इस हारी हुई लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं कि नहीं हम पूरा समर्थन करेंगे और हम फ्लोर टेस्ट से पहले हार नहीं मानेंगे। 38 2/3 चले गए, बताइए उसके बावजूद ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? मानक आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कभी भी उद्धव ठाकरे के डिफेंस में नहीं आ रहे, लेकिन जबरदस्ती आप इनसे करें। एनीवे देखिए मानक, एक बात तो मैं साफ कर दूं हाँ। कि अभी जिस तरह कानूनी बात और तमाम विधि विधान की बात, संविधान की बात हो रही थी, ये एक अलग विषय है। और दूसरा विषय है इसमें जो राजनीतिक विषय है, जो सामाजिक विषय है, जो नैतिक मूल्यों का विषय है, जो जनमानस की भावनाओं का विषय है। वो ये बात पक्का है कि अब ये फैसला होगा कि शिवसेना पर मातोश्री से शिवसेना चलेगी या एकनाथ शिंदे जी का जो नया दल बनने जा रहा है उससे चलेगी। मगर अभी जो टेक्निकल और लीगल जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं महाराष्ट्र में, तो उससे ये साफ है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्पमत की सरकार कहना अभी उचित नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि इसके अंदर कई पेच हैं जो अभी अशोक वानखेड़े ने भी गिनाए, उन्होंने विराट जी ने भी गिनाए, ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है गवर्नर की, विधानसभा के स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, और उसके बाद एक संविधान व्यवस्था देता है। ऐसे मामलों में संविधान दोनों ही पक्षों को खुली व्यवस्था दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के तरफ संविधान खड़ा है, इनको भी देगा उनको भी देगा, लेकिन ये फैसला मुंबई के सदन पर होगा। दूसरा जो सवाल है राजनीति का, राजनीति एक ऐसे मोड़ पे महाराष्ट्र की आ चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ एक ऐसा चक्रव्यूह सजाया गया है जो महाराष्ट्र में बैठ के नहीं, दिल्ली में बैठे द्रोणाचार्यों ने सजाया है। अब दिल्ली में बैठे द्रोणाचार्यों के द्वारा सजाए गए इस चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे अभिमन्यु की तरह वीरगति को प्राप्त होंगे या अर्जुन की तरह इस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर आएंगे, ये फैसला अभी समय के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई तो कारण है जो, अगर इतने बड़ी तादाद में विधायक गए हैं और वो हज़ारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी में शरण लिए हुए हैं, कोई कारण तो है कि वो अपनी भूमि पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, मैं तो एक हमारे शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो आपके इस न्यूज़ 24 के माध्यम से तमाम शिव सैनिकों को एक आग्रह करना चाहता हूँ कि 37 के 37 या 36, 35, 34 जो भी विधायक हैं, ये किसके झंडे पर जीत के आए, ये किसके नाम पे जीत के आए, ये किसके निशान पे जीत के आए, ये किसकी विरासत में जीत के आए, ये दुनिया को पता है, मेरे कहने से सिद्ध नहीं होगा। तो अब इन अपने भाइयों के लिए, इन विधायकों के लिए वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। सबके घरों पे शिव सैनिक जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुद्धि शुद्धि के लिए करें, सद्बुद्धि के लिए करें, क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और ये पाठ होना चाहिए। क्योंकि मातोश्री के सामने पाठ जो था हनुमान चालीसा का बार बार लोग कर रहे थे, तो मैं तमाम शिव सैनिकों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाइयों के लिए, इनकी बुद्धि थोड़ी ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हो सकता है कि भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से सद्बुद्धि आए। अब सवाल है आलोक जी का। आलोक जी, अजय आलोक जी बड़े विद्वान हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों का बड़ी दुहाई देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इस उलटफेर में भाजपा, बिल्कुल इसका कोई रोल नहीं है? पहले आप कहते हैं भाजपा का कोई रोल नहीं है, अब आप कहते हैं कि सब मैदान में कूद रहे हैं। तो ये एक स्पष्ट हो चुका है इस देश की जनता के सामने कि सरकार किसी राज्य में गिरे या बने, सरकार किसी भी राज्य में गिरे या गिराई जाए या बनाई जाए, उसमें दिल्ली के महापुरुषों की बड़ी भूमिका होती है। महाराष्ट्र में भी एमएलए गुवाहाटी गए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है जो दिल्ली में बैठ के चल रहा है।